अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर हमने पढ़ा था। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, उसके बीपीपी किट के क्वेश्चंस। बीपीपी किट में जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपको स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, यानी कि साल के जो बीपीपी किट है उसके बिल्कुल स्टार्ट में जो सेक्शन 4 है उसमें दिए हुए हैं। जबकि कैप्लन के सीक्वेंस में जो है ना, आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का चैप्टर काफ़ी नीचे आता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को इन चारों स्टेटमेंट में से सबसे बेस्ट कौन सी चीज डिस्क्राइब कर रही है? एम्प्लॉइज विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजंस दे मेक। अव्वल बात तो यह है कि एम्प्लॉय डिसीजंस मिलते नहीं है, एम्प्लॉय डिसीजन लेते नहीं है, तो एम्प्लॉय का तो ताल्लुक है नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से। मैनेजर्स डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉयज, नहीं। डायरेक्टर्स डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस टू मैनेजर्स, नहीं। मैनेजर्स बेयर, यस, मैनेजर्स बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ देयर एरिया ऑफ द बिजनेस। मैनेजर कहती है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो बेयर करते हैं जिस एरिया को वो मैनेज कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हम उसको ठहराते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर? ये जो मैनेजर है, जो ऊपर इसका थोड़ी बहुत डिटेल बताई है, वो इसमें से किस चीज रिस्पॉन्सिबल होगा? एक मैनेजर है, उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है बोथ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू के लिए। कॉस्ट इनकर्ड और रेवेन्यू अर्न दोनों के लिए उस बंदे को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो वो कौन से सेंटर का मैनेजर होगा? तो आपको पता है कि एक मैनेजर जिसको आप कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वो प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर होता है। देखिए प्रॉफिट निकलता ही कैसे है, रेवेन्यू में से आप कॉस्ट माइनस करते हो तब प्रॉफिट आता है ना। एक बंदा जो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्ट के लिए भी और रेवेन्यूज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैनेजर इन अ डिवीजन हैज हिज परफॉर्मेंस मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इन डिवीजन विच इट मेक्स इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड इन डिवीजन। एक मैनेजर है, उसको जो है परफॉर्मेंस हमने उसकी मेजर की है। इस तरह हमने की, हमने देखा है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसने कितना रिटर्न कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। ये कौन से सेंटर का मैनेजर होगा? तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन सेंट्स इन कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम मई टू जून? आपने इंक्रीज बताना है कॉस्ट पर यूनिट में कितना आया है मई से जून के लिए। अब सेंट्स में बताना है, डॉलर्स में आपको दिए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, देखेंगे मई में क्या था। कॉस्ट पर यूनिट मई में निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट सिंपली टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। अब ऊपर डाटा पढ़ते हैं। इन मई a manufacturing company produces 150,200 यूनिट्स, 1,50,200 यूनिट्स। तो नीचे जो मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे वो 150,200 आ जाएंगे of its single product. In June, 1,83,300 units were produced, and in July, production was this. The manufacturing cost incurred in May were 51,068. तो मई की जो कॉस्ट है वो 51,608 है। कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 51, सॉरी यहाँ पर 068 है, 51,068 डिवाइडेड बाय 150,200, तो ये आपको दे देगा 0.34। 0.34 आंसर आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कॉस्ट पर यूनिट जून की क्या है, तो उसके लिए मैं जून का डाटा उठाऊंगा। तो जून की जो यूनिट्स हैं जो जून में बने वो मुझे ये गिवन है 183,300, तो वो मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा। और जो कॉस्ट है वो जून की है मेरे पास 67821, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 67821। कॉस्ट पर यूनिट में निकालूंगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो 67821 डिवाइडेड बाई 183,300, तो ये आ जाएगा 0.37। तो कितने का इंक्रीज आया? 0.34 से 0.37, तो आप कैलकुलेटर से माइनस करें तो 0.37 माइनस 0.34 आपको दे देगा 0.03। मतलब कि अगर मैं सेंट्स में बात करूं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके 3 सेंट्स आ जाएगा। $1 में 100 सेंट्स होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं। If sales are 25,500 and cost of sales are 21,250, what is the gross profit margin?
तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो सेल्स आपकी हैं 25,500, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है आपकी वो है 21,250। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा वो आएगा 25,500 माइनस 21,250, 4,250 आ गया। क्योंकि आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो है 4,250, सेल्स आपकी हैं 25,550, मल्टीप्लाई बाय मैं 100 करता हूँ तो 4,250 डिवाइडेड बाय 25,50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 16.67 मुझे दे देगा। ये 25,500 है नीचे, ठीक है। तो 16.67%, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4.6 और काफी थोड़ा टेक्निकल से क्वेश्चन है, इसको बड़े आपने गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। अ बिजनेस ऑपरेट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.3%। एक बिजनेस है उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 33.3% है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो उसकी परसेंटेज में भी बताया हुआ, डॉलर्स में भी उसकी वैल्यू बताई हुई है 800 है। और जो एक्सपेंसेस है बिजनेस के वो हैं 680। उसने पूछा हुआ है नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है। तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि सेल्स में से आप माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास आता था ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अदर एक्सपेंसेस माइनस करते थे, आपके पास आता था नेट प्रॉफिट। अब मुझे नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सेल भी चाहिए और मुझे नेट प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट परसेंटेज इन दोनों ये चीजें होंगी तभी तो आएगा ना। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मेरे पास है क्या? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि कितना है, जो कि है $800 की फिगर में, और वो टोटल 33.3% बनता है। और मेरे पास जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो मुझे गिवन है, वो है मेरे पास 680। तो जो नेट प्रॉफिट है मेरा वो आ जाएगा 800 माइनस 680, 120। नेट प्रॉफिट मेरा आ गया 120। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार मेरी जो सेल्स है वो क्या है। अब बड़ा बड़ा आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 800 आया, 800 और 33.3% है। तो सेल्स कितनी होंगी? देखें सेल्स हमेशा 100% होती है। 100% में से जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया होगा तभी तो आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ना। तो 100% में से अगर मैं 33.33 माइनस करूं तो मेरे पास 66 पॉइंट, एक मिनट, 100% में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूं, 100 माइनस 33.3, 66.7। 100% में से अगर मैं 33.3% माइनस करूं तो मेरे पास आता है 66.7%। अब आपने बड़े गौर से सुनना है। देखें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट 33.3% है तो इसका मतलब है सेल्स क्या होंगी, 100% होंगी। सेल्स हमेशा 100% ही होती है ना। सेल्स 100% होती हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स 66.7% माइनस हुई होगी, उसके बाद ये 33.3% हो आया होगा ना। तो सेल्स हमेशा 100% होती है। अब आपने 100% फिगर का आंसर निकालना है। मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आएगा, MA2 में भी, MA1 में भी, आगे कई जगहों पे आपने याद रखना है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 800 है और परसेंटेज में वो 33.3% के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 800 को अगर आप 33.3 से डिवाइड करें तो आपके पास 1% का आंसर आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 800 को अगर आप 33.3 से डिवाइड करें तो आपके पास 1% का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 800 जो डॉलर है वो 33.3% के बराबर है। तो इस क्योंकि आपको 100% चाहिए तो आप इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 को आप 33.3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 1% का आंसर आएगा। क्योंकि आपको 100% आंसर यानी कि सेल्स फिगर चाहिए तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 डिवाइडेड बाई 33.3 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 100 करूं तो मेरे पास तकरीबन 2402 आ जाता है। तो मैं 2400 फिगर ले लेता हूँ, ठीक है।
2400। ये इसलिए आया क्योंकि 33.3 मैंने लिया, अगर मैं 33.33% लेता तो मजीद नजदीक आता। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी आ जाएगी 1600, तभी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 800 आया होगा ना। देखिए अब आप इस रूल को प्रूव भी कर सकते हैं कैसे। 800 डिवाइडेड बाय 33.3 से आपके पास 1% आएगा, और आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है जो कि 66.7% है। इसको आप 66.7% से मल्टीप्लाई करें। ये मेरे पास आया था 2402, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है 33.3% फिगर ली थी, तो थोड़ा नजदीकी फिगर ही हमने लेनी है, क्योंकि 33.333 थी, ऐसे ही फिगर है। अब 800 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 33.3 से, तो मेरे पास 1% का आंसर आएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्योंकि 66.7% है, तो मैं इसको 66.7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास अगेन वही 1602 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप 2402 और 1602 को माइनस करें, तो आपके पास क्या आएगा, यही ग्रॉस प्रॉफिट 800 ही आएगा। तो हेंस ये चीज प्रूव हो जाती है। तो सेल्स आपके पास 2400 या 2402 बेशक आप ले लें, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, तो 120 आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में मैंने नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी। नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट जो कि 120 है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी सेल्स 2400, बेशक आप यहाँ पे 2402 ले लें, कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा, क्लोजेस्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 5%। तो ऑप्शन बी जो है मेरा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को जो है ना आपने बड़े गौर से और डीपली अंडरस्टैंड करना है, ये रूल आपके आगे जाके कई जगहों पे काम आएगा। उसके बाद आगे मूव करते हैं। व्हाट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बिजनेस इज अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 150,000 एंड द कैश सेल्स ऑफ 50,000। तो आपने सेल्स लेनी होती है, तो क्रेडिट 150 है, कैश 50 है, तो इसका मतलब है टोटल कितनी हो जाएंगी 200,000। तो नीचे 200,000 आ गया, ऊपर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ was the production cost are $120,000 with selling cost of 35,000 and administration cost of 25,000। क्योंकि क्योंकि आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, तो सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माइनस करने की जरूरत है ही नहीं सेल्स में से, क्योंकि सेल्स के लिए अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, जिसको आप प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो जस्ट सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करनी है। तो सेल्स आपने अभी नीचे निकाली है 200,000, इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स 120,000 है, 80,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। 80,000 डिवाइडेड बाय 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100% आपको दे देगा 40% आंसर। ऑप्शन डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूछा गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। अगर तो आपको इंटरेस्ट और टैक्स की कॉस्ट दी हो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हैं, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो अब मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालता हूँ। नेट प्रॉफिट परसेंटेज या मार्जिन एक ही बात होती है। तो इसमें जो मेरी सेल्स है वो तो यही रहेंगी 200,000। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी कॉस्ट भी माइनस करनी है। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया था, सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि 200,000 माइनस 120,000 80,000। अब इस 80,000 में से मैंने बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी माइनस करनी है, और सॉरी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करनी है। जैसे सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, तो 35,000 माइनस 25,000, उसको देन आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 80,000 माइनस 35 माइनस 25 से आपके पास आ जाएगी फिगर 20 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऊपर हमने क्वेश्चन किया जिसमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज पूछी हुई थी, क्योंकि उसमें से उसने एक्सपेंसेस की फॉर्म में सारा कुछ दे दिया था, यानी कि बाकी सारे एक्सपेंसेस, तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने उसको नेट प्रॉफिट ही कहा था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब एक और क्वेश्चन आया 4.9, यही 4 पॉइंट जो हमने 6 किया है वही रूल इस पे भी इस्तेमाल होगा, 4.9 पे भी उसी तरह हमने करना है। अब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलता कैसे है कि सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो, तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि यही है रजिस्ट्रेशन सारा कुछ माइनस करते हो, तो आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हो, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है।
तो ये अब आपने निकालना है। क्रॉस प्रॉफिट $240,000 में या 30% परसेंटेज में है। तो क्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 240,000, उसमें से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ 106,000, मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि है 240,000 माइनस 106,000, 240 माइनस 106, 134,000 मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब मुझे सेल्स चाहिए अगर मैंने मार्जिन निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 240,000 है और कितने परसेंट है? 30%। और सेल्स कितनी होती हैं? 100% होती हैं। तो आपने 100% उसी तरह निकालना है कि 240,000 जो है अगर वो 30% के बराबर है तो 240,000 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 1% का आंसर आएगा। और क्योंकि मुझे 100% चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 800,000। ये मेरे पास सेल्स आ गई 800,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपने जस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 134,000 है डिवाइडेड बाय सेल्स जो कि 800 है मल्टीप्लाई बाय 100। 134 134 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100, 16.75% आपका आंसर आ जाएगा। आप ये कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? 240,000 को आप डिवाइड करेंगे 30 से, आपके पास 1% का आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स 70% है तो 560,000 यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ऐसे परसेंटेज में आपको फिगर्स दिए हो ना तो आप बाकी फिगर्स भी निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है निकालना। ये 70% फिगर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर आउटपुट ऑफ अप्रैल? स्टैंडर्ड आवर्स आपने बताने। एक मैन्युफैक्चरर 3 प्रोडक्ट्स बनाता है और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टोटल यूनिट्स भी बताए मैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स निकालने। तो प्रोडक्ट एक्स है, वो आपने कितना बनाना है? 2000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आवर 1 लगता है तो 2000 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट वाई है, उसके आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं? उसके आपने बनाने हैं 800 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाते हुए 1.5 लगता है तो ये आपका आ जाएगा 1200 आवर्स लग जाएंगे। प्रोडक्ट जी के आपने बनाने हैं 1400 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आवर 1.75 लगता है तो टोटल ये आ जाएगा आपका 2450। इन सबको आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5650 आवर्स। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद उसने पूछा है व्हाट आर 3 मेन लेबर कंट्रोल रेशियोज? 3 रेशियो जो हमने पढ़ी थी, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। ऑप्शन ए में वो बताएंगे। अब आगे उसने पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग Q2 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज बजटेड had budgeted for 12,000 लेबर आवर्स टू बी वर्क। तो बजटेड आवर्स 12,000 आ गए आपके पास। ठीक है, बजटेड आवर्स हैं 12,000। एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 11,400। एक्चुअल आवर्स आपके 11,400 थे। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर द प्रोडक्शन वर 10,800। यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी आपको दिया हुआ है। तीनों चीजें आपको दी हुई है। तो क्या मसला है? लेबर एफिशिएंसी रेशो निकालनी है। ईसा ईसा का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि 10,800 आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क जो कि 11,400 आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास आ जाएगा 10,800 डिवाइडेड बाई 11,400 मल्टीप्लाई बाई 100, 94.7%। ये आपका आंसर आ गया। अब नीचे भी यही डाटा दिया हुआ है एग्जैक्टली। कैपेसिटी रेशो पूछी है तो कैपेसिटी रेशो कैब होता है CAB, यानी कि एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। ये शॉर्टकट है याद करने के लिए। तो एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 11,400 हैं, बजटेड आवर्स जो थे वो 12,000 थे, मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 11,400 डिवाइड बाई 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100। यह आ जाएगा 95%। आपने अपनी कैपेसिटी से कम काम किया। और लास्ट में प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो लिखा हुआ है जिसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था VSB, या इन दोनों की परसेंटेज को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर प्रोडक्शन जो कि 10,800 है, डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स जो कि हैं आपके 12,000, मल्टीप्लाई बाई 100।
इक्विटी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। अब आप दूसरे फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। आप कैपेसिटी और एफिशिएंसी की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करें, 0.947 मल्टीप्लाई बाय 0.95 देन मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 89.965 आता है, यानी कि राउंड करके वही 90% आ जाता है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजिडुअल इनकम? प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम देते थे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स लेस अ नोशनल इंटरेस्ट चार्ज। यस, एक नोशनल इंटरेस्ट चार्ज हम करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड पे, उसको फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से निकालते थे, फिर हमारे पास आंसर आता था। तो ये जो है ना, सी आपका आंसर होगा इसमें। 4.16 है, उसमें उसने आपसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर रिटर्न आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इसको आप इसकी वर्किंग निकालते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसको कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट सेंटर है, उसके पास नॉन करंट एसेट्स थे जिनकी वैल्यू थी 300,000, और नेट करंट एसेट्स थे जिनकी वैल्यू थी 40,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 40,000 था, और टैक्स चार्ज जो था वो था 10,000। तो अब इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो प्रॉफिट जो है हमने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना होता है, तो मतलब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर ही लेंगे हम। ROI या ROC निकालने के लिए तो PBT आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमने करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे दिया है 40,000, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। ऑपोजिट लिखता हूँ, पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये दोनों फॉर्मूला बन जाते हैं ना। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को कहते हैं हम नेट करंट एसेट, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। इसका मतलब एक और फॉर्मूला क्या होगा, नॉन करंट एसेट प्लस नेट करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट 30,000 है, 3 लाख है, और नेट करंट एसेट 40,000 है। टोटल ये हो जाएगा 340,000। 340,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 40 डिवाइडेड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको दे देगा 11.8%। टैक्स चार्ज माइनस करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट में से, क्योंकि हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही लेते हैं ROC या ROI की वर्किंग में, इसलिए टैक्स को उसने जस्ट कंफ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ है। अब अगला सवाल है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजेस कॉस्ट सेंटर रेदर देन रेवेन्यू सेंटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन? तो वो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट सेंटर जो है वो क्या है इनमें से, कॉस्ट सेंटर इनमें से क्या है, ठीक है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन नीचे डिफरेंट बताई हुई है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉस्ट सेंटर के मैनेजर के लिए काम आएगी, ठीक है। तो हमने ये बताना है एज कम्पेयर टू सेल सेंटर। अ मैनेजर ऑफ अ शॉप इन रिटेल चेन, देखिए रिटेल चेन में मैंने आपको कल एग्जांपल में बताया था कि वो प्रॉफिट सेंटर होता है रिटेल चेन, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉफिट सेंटर के लिए यूजफुल है। वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी का मतलब उसका ताल्लुक प्रॉफिट से होगा। ये इन्फॉर्मेशन भी जो है कॉस्ट सेंटर वाले को तो जरूरत नहीं होगी। द पर्सनल मैनेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो पर्सनल मैनेजर है, ये जो है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ना, ये कॉस्ट सेंटर की काम आएगी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, यानी कि कॉस्ट लग रही होगी, खर्चा हो रहा होगा प्रोडक्शन में, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल है। बाकी जो मैनेजर ऑफ अ कंपनी सर्विस डिवीजन दैट प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सर्विस, तो ये तो बेसिकली प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर के लिए काम आएगा ना, इसके लिए नहीं आएगा। तो ऑप्शन A B D तो प्रॉफिट सेंटर से उसको ताल्लुक होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट वाले के काम आएगी, कॉस्ट वाले के काम नहीं आएगी। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्रोडक्शन कर रही है, जहाँ पर खर्चे हो रहे हैं, कॉस्ट लग रही है, उसके उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉस्ट सेंटर के मैनेजर के लिए ही यूजफुल होगी। तो ऑप्शन C आपका आंसर होगा। इसके बाद जो है 2 पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। 4.18 का करते हैं, ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। देखें, MA1 के एग्जाम में चीजें मोस्टली रिपीटेड ही आती हैं, ठीक है। कुछ कोर्स में चेंजेस तो आई नहीं है जब से MA1 आया है 2014 से। यही चीजें जो है ना, इन्हीं में आपने अपने अपने आप को बेटर करना है, यही आप एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में भी इसी तरह की आएंगी। थोड़ा बहुत मतलब जस्ट चीजें डिफरेंट दे दी होंगी एग्जाम्पल्स, बाकी कॉन्सेप्ट वो सेम सेम ही है।
अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जांपल्स ऑफ अ कॉस्ट सेंटर, इनमें से कौन सी चीजें जो कि कॉस्ट सेंटर की एग्जांपल हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यस कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट हो सकता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर तो यस डेफिनेटली ये कॉस्ट सेंटर होगा। आउटपुट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट है, वो कोई कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता। आउटपुट बेसिकली एक यूनिट हो सकता है, कॉस्ट यूनिट हो सकता है, लेकिन वो कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता। ग्रुप ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स, यस प्रोडक्शन मशीन्स आपके कॉस्ट सेंटर हो सकती हैं, अगर आप उससे एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट हैं आप वो सेपरेटली निकाल लें, ये भी आपके कॉस्ट सेंटर होंगी। मटीरियल स्टोर, मटीरियल स्टोर का मतलब ये है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टोर्स एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर मटेरियल्स आप स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल स्टोर जो होते हैं वो एक कॉस्ट सेंटर हो सकता है, ठीक है। मटेरियल स्टोर का मतलब है मटेरियल जहाँ पर आप रखते हैं जिस स्टोर में। तो ये तीनों, ये डिपार्टमेंट है, 4B 1B डिपार्टमेंट है, 3 जो है वो मशीन है जो कि कॉस्ट सेंटर हो सकती है। बाकी जो आउटपुट है वो कॉस्ट यूनिट हो सकता है, कॉस्ट सेंटर नहीं हो सकता। 1, 3 और 4 आंसर होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें से पूछा हुआ है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। दो रेशोज बताएंगी और उन रेशो की बेसिस पे आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स। तो ये बताने के लिए आपको इन रेशोज का कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। अब प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो क्या होती है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो जो है वो हम कैसे निकालते थे, वो हम निकालते थे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर फॉर प्रोडक्शन, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। और जो एफिशिएंसी रेशो हम निकालते थे, ये से शॉर्टकट था, वो कैसे निकालते थे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। अब एफिशिएंसी रेशियो का आंसर 105% है, एफिशिएंसी रेशियो का आंसर 105% है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऊपर वाली फिगर है वो ज्यादा है। देखे ना, ऊपर वाली फिगर ज्यादा होगी नीचे वाले के मुकाबले में, तभी तो आंसर 100% से अबव आएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 100 होता था। तो एफिशिएंसी रेशियो 105% होने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें टाइम दिया गया था हमने एक्चुअल में उससे कम टाइम लिया, यानी कि ये फिगर कम होगी और ये फिगर ज्यादा होगी, तभी तो आंसर 105% आया होगा ना। तो पहला तो कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है कि जो एक्चुअल आवर्स हैं वो लेस हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तभी तो एफिशिएंसी का आंसर 100% प्लस आया होगा। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा थे और एक्चुअल आवर्स जो हैं वो बेसिकली कम थे, तो इस रेशो से तो आपको ये इंटरप्रिटेशन आती है, एक्सप्लेनेशन मिलती है। अब वीएसबी से क्या मिलती है, वीएसबी का आंसर जो है वो 98% आया है। 98% आने का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाली फिगर कम है नीचे वाली ज्यादा है, तभी तो आंसर 100 से कम आएगा ना, ऊपर वाली कम होगी, यानी कि ये फिगर कम है और ये फिगर ज्यादा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि यार जो बजटेड आवर्स हैं वो ज्यादा हैं, बजटेड आवर्स जो हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये दो को आपने समझना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एफिशिएंसी रेशियो का आंसर 100% प्लस है, इसका मतलब है जो अबव फिगर है वो बड़ी होगी एक्चुअल के मुकाबले में, तभी तो आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज 100 से ज्यादा आएगी। इससे हमें ये पता चला कि जो एक्चुअल आवर्स हैं वो बेसिकली कम है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है। और ऊपर वाली में जो वीएसबी है, प्रोडक्शन वॉल्यूम है, उसका आंसर 98% आया है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली फिगर कम होगी नीचे वाली ज्यादा होगी, तभी तो आंसर 100% से कम आएगा ना। तो इससे हमें ये पता चला कि जो बजटेड आवर्स हैं वो बड़े स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से, और एक्चुअल आवर्स हैं वो लेस हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये दो चीजें समझ के अब हमने इन स्टेटमेंट्स पे आना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट है एक्चुअल आवर्स वर मोर देन बजटेड आवर्स। तो अब हम देखते हैं, एक्चुअल आवर्स जो थे वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से कम थे, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड आवर्स से कम थे। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल आवर्स जो हैं वो बजटेड आवर्स से क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि एक्चुअल आवर्स तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से भी कम थे, जबकि बजटेड आवर्स इनसे ज्यादा थे। ऑब्वियस ही बात है एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स से कम होंगे, लेकिन इन्होंने ऑपोजिट लिखा हुआ है कि एक्चुअल आवर्स ज्यादा हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया, पहली स्टेटमेंट फॉल्स। अब दूसरी, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन वर मोर देन एक्चुअल आवर्स। यस, ये देख लें, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मोर देन एक्चुअल आवर्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आखिरी, बजटेड आवर्स वर लेस देन स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, बजटेड आवर्स ग्रेटर हैं, ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये फॉल्स है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े गौर से समझना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका और ये भी पास पेपर क्वेश्चन है।
इसमें इसने आपसे पूछा हुआ है, बताएं कि जी कैपेसिटी रेशियो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो क्या अबव 100% है या बिलो 100% है। डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क इन द कॉस्ट सेंटर पीरियड वर 360 आवर्स अबव द बजट ऑफ 5670। तो बजटेड आवर्स जो हैं वो 5670 थे, और जो एक्चुअल आवर्स हैं वो कह रहा है कि हमने 360 ज्यादा किए हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल आवर्स होंगे वो होंगे 5670 प्लस 360, यानी कि 6030 आवर्स। ठीक है, 603 आवर्स, 0 आवर्स आपके एक्चुअल आवर्स हैं। उसने खुद बताया हुआ है कि जो काम आपने किया है वो 360 घंटे ज्यादा किया एज कम्पेयर टू बजट। इससे मेरे पास कैपेसिटी रेशो आ जाएगी, कैब आ जाएगा। तो 6030 डिवाइडेड बाई 5670। अभी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 100% से आंसर ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर वाली फिगर ज्यादा है। 6030 डिवाइडेड बाई 5670, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, सॉरी 106.34%। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 106.34%। तो ये पहली चीज तो हमें चल के कैपेसिटी रेशो ज्यादा है। अब मैंने प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो का बताना है, तो मेरे पास एफिशिएंसी रेशो भी गिवन है। इसका मतलब ये है कि सिंपल जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि VSB का एक और फार्मूला भी होता है कि एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो और मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेजेस को आपने डेसिमल में लेना है, क्यों, इसीलिए ताकि आपको कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर में आसानी हो। बाद में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एंड रिजल्ट है वो परसेंटेज में ही आएगा। ESA जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 97% है, यानी कि 0.97, और जो कैब है वो 106.34 है, इसका मतलब है 1.0634 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज में देखते हैं आंसर क्या आता है। 0.97 मल्टीप्लाई बाय 1.0634 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको दे देगा 103%। इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये भी अबव 100% है, 103% है, सॉरी 103%। तो ये जो है ना अबव 100% है। 103% जो है ना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 100% अबव है दोनों रेशियोज। ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर है। तो इसके साथ ये पीपीपी किट के क्वेश्चन इसके हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को रिव्यू करना है, और इस ये जो पास पेपर्स क्वेश्चन है स्पेशली इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है।